हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज हम मिलने जा रहे हैं एफसीआई में प्रेजेंटली वर्किंग श्री निखिलेश सैनी जी से। और आज हम उनसे जानेंगे उनका क्या एक्सपीरियंस एफसीआई में है और क्या वर्क कल्चर है और किस तरीके से उन्होंने भी जब एफसीआई एग्ज़ाम दिया तो किस तरीके से उन्होंने क्लियर किया और प्रेजेंटली वो कहाँ पोस्टेड है और कैसे कैसे क्या क्या वर्किंग एफसीआई की होती है। एफसीआई के बारे में सब चीज़ जानेंगे और जो प्रेजेंट वैकेंसी है, जो असिस्टेंट की एंड मैनेजर्स की वैकेंसी निकली हुई है, उनके बारे में कुछ गाइडेंस लेंगे कि किस तरीके से कैंडिडेट्स को उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे कि वो भी इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर पाएँ। तो चलिए आज मिलते हैं निखिलेश सैनी से। निखिलेश जी, यू आर वेलकम टू आवर डिस्कशन। तो निखिलेश जी, आप हमें बताइए कि एफसीआई में आप प्रेजेंटली वर्किंग है, तो एफसीआई का कैसा क्या वर्क कल्चर है, एफसीआई क्या वर्किंग करता है, थोड़ा सा ब्रीफ कैंडिडेट्स को कीजिए उसके बारे में। धन्यवाद संदीप, आपने मुझे इस चर्चा के लिए बुलाया। सबसे पहले तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने पूछा कि एफसीआई की वर्किंग क्या है, तो एफसीआई किसानों से अनाज खरीद के एमएसपी पे उसको स्टोर करके और आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बेसिक एफसीआई की वर्किंग। ओके, तो निखिलेश जी, अब आप बताइए कि आपने एफसीआई ज्वाइन किया जैसे, तो ये जो अभी वैकेंसी निकली हुई असिस्टेंट एंड मैनेजर्स की, तो इसका मैं असिस्टेंट की बात करूँ CG3 की, इसका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है? मतलब जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या क्या स्टडी और किस टाइप से स्टडी करें कि वो भी इस एग्ज़ाम को नो डाउटली क्वालिफाई कर पाएँ? तो जो असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, तो उसमें 3 कैडर ऐसे हैं, जनरल, मूवमेंट और डिपो कैडर, जिसका फेज 1 में एग्जाम होगा। बाकी टेक्निकल और अकाउंट्स कैडर का फेज 2 में भी एग्जाम होगा। जिनका फेज फर्स्ट क्लियर होगा वो फेज 2 में जाएंगे। तो फेज 1 में जो जनरल पेपर आता है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके, इनका पेपर पूछा जाएगा। और फेज 2 में इनके साथ साथ सब्जेक्ट की नॉलेज को भी टेस्ट किया जाएगा। तो ये पैटर्न बेसिकली रहने वाला है। ओके। और मैनेजर की पोस्ट की अगर बात करें, तो फेज 2 और फेज 1 के बाद जिनका क्लियर होता है, तो उनके बाद उनकी इंटरव्यू भी होगा। ओके। तो ये 3 फेज में एग्जाम मैनेजर की पोस्ट के लिए होंगे। तो असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, इट मीन्स इसमें इंटरव्यू नहीं है, ओनली टायर 1 एंड टायर 2 है एग्जाम है? बिल्कुल, असिस्टेंट के एग्जाम के लिए इंटरव्यू नहीं है। असिस्टेंट में जो टेक्निकल और अकाउंट्स कैडर है, सिर्फ उन्हीं का फेज 2 होगा। बाकी सबका फेज 1 में ही के कट ऑफ के अकॉर्डिंगली सिलेक्शन होगा। ओके। तो कैंडिडेट्स ये जानना चाह रहे हैं मेनली कि इसमें क्या क्या स्टडी की जाए, किस तरीके से स्टडी की जाए, जिससे कि अभी जैन में एग्ज़ाम प्लान्ड है आई थिंक, तो किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए कि वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। कई एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी बैंक्स की अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ फ्रेशर भी हैं, तो किस तरीके से उनको स्टडी करनी चाहिए, जैसे आपने जो अपनी स्टडीज़ फॉलो की होगी, तो वो कृपया थोड़ा उसके बारे में बताइए। ओके, तो सबसे पहले हम फेज 1 की बात करते हैं, जो प्री इसके लिए कह सकते हैं हम, 2 टेक्निकल और अकाउंट्स कैडर वालों के लिए। बाकी के लिए वही एग्जाम होगा जो फाइनल होगा। तो उसमें जो बेसिक आने वाला है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके, 25 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और 15 मिनट में इनका जवाब देना है आपको। तो 15 मिनट के अंदर ही आपको उसका जवाब देना है। उसके बाद स्क्रीन लॉक हो जाएगी। जैसे कि आपने अगर इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट, आपका इंग्लिश का पेपर अभी चालू हुआ है, तो आपको 15 मिनट में ही उसको इंग्लिश को कंप्लीट करनी है। अगर नेक्स्ट 15 मिनट चालू हो गया और दूसरा सब्जेक्ट चालू हो गया, तो आप वापस इंग्लिश में नहीं जा सकते, वापस मतलब प्रीवियस टेस्ट में नहीं आ सकते। तो आपको विद इन अ टाइम लिमिट आपको उस टेस्ट को कंप्लीट करना है। आप अगर मान लो आपका 60 मिनट आपको मिलते हैं, आपका कोई सब्जेक्ट रह गया, लेट से इंग्लिश का आपका आधा अटेम्प्ट हुआ है, बाकी का आपका पूरा अटेम्प्ट हुआ है, तो आप वापस नहीं जा सकते। आपको उस 15 मिनट में ही उस पेपर को सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आपको इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि 15 मिनट के अंदर अंदर आप वो 25 नहीं तो आप मैक्सिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको टाइम बाउंड होके ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन पे ध्यान रखना। ओके, इट मीन्स ये कि 15 मिनट उनको मिलेंगे, सेक्शनल टाइम मिलेगा, 15 मिनट 25 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ब्लॉक हो जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा, उसमें बैक के आगे नहीं हो सकता। जैसे मैथ कर रहे हैं तो मैथ ही करना होगा वन टाइम, रीजनिंग में नहीं जा सकते। इट मीन्स सेक्शनल टाइम ही होगा। इट मीन्स पर्टिकुलर 15 मिनट्स उस सब्जेक्ट लें तो उसी सब्जेक्ट में लगानी होंगी वो, ऐसे नहीं कि जैसे फर्स्ट में सेकंड दोनों साथ चलेगा, ऐसा नहीं होगा।
ओके नहीं, बिल्कुल ओके ऐसा नहीं, आपको विद इन टाइम एक सब्जेक्ट ओके ही ओके करना होगा। ठीक है निखिलेश। तो निखिलेश आप कैंडिडेट्स को बताइए कि डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, किस तरीके से उनको प्रिपरेशन की जानी चाहिए, किस टाइम क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जिससे कि उनको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो और वो एफसीआई किस एग्जाम को क्रैक भी कर पाएँ। तो आपने जो स्ट्रेटेजी अपनाई, जो आपका डेली शेड्यूल था, डेली रूटीन जो कैंडिडेट्स का होना चाहिए, वो कृपया बताइए थोड़ा सा। सबसे पहले मैं कैंडिडेट्स को ये एडवाइस करना चाहूंगा कि आप अपना सिलेबस नोट डाउन करें और एग्जाम का पैटर्न नोट डाउन करें, किस पैटर्न पे एग्जाम होंगे और उसके रिलेटिव सिलेबस क्या है। आपको उसका इंडेक्स बनाना पड़ेगा। शुरू के 1-2 दिन आप इस चीज पे ध्यान रखें और ये देखें कि एग्जाम किस लेवल का आता है। थोड़े से टेस्ट वेस्ट आप दे सकते हो, उसके लिए टेस्ट सीरीज देके 1-2 थोड़ा सा आप एक आइडिया लगाए कि एग्जाम किस पैटर्न पे आता है। तो जब आपको आइडिया लग जाएगा तो आप उसमें से अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन और अपना वीक पोर्शन ढूंढे। जैसे कि रीजनिंग में बताना चाहूंगा आपको, जनरली पजल्स में और सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन होता है लोगों का और उस पे ओके कंट्रोल नहीं हो पाता है, कमांड नहीं हो पाती। तो कुछ लोगों की वहां प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है, कुछ यस लोगों की मैथ्स बिल्कुल, अच्छी यस होती है बिल्कुल। पर इंग्लिश अच्छी नहीं होती, और काफी लोगों की जीके में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको उस हिसाब से आपका टाइम टेबल डिसाइड करना है कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम फेस होगी। पर जीके के लिए आपको डेली टाइम देना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस। आपको मेरी एडवाइस ये है कि डेली आपको 4 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए और जीके तो आपको डेली की डेली देखना है, क्योंकि उसमें से जीके काफी, क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए आपको डेली टू डेली आपको उसके लिए पढ़ना है। ओके। और निखिलेश कैंडिडेट्स ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या मतलब पढ़ने का एक इस टाइप से शेड्यूल होना चाहिए कि पहले मैथ ही पढ़ना है, उसके बाद रीजनिंग पढ़ना है, उसके बाद जीएस पढ़ना है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट किसी भी टाइम में स्टडी कर सकते हैं? इसका कोई सेट रूल तो नहीं है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, पर बेसिकली आपको जीके मॉर्निंग के टाइम रखो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है, तो आप जीके उस टाइम पढ़ सकते हो, अच्छा माइंड रिटेन कर पाता है चीजों को। और जैसे लोगों को इजी पड़ता है, इजीनेस उनके इजीनेस के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, पर आप अपने वीक जो पोर्शन है उस पर आपको काफी ध्यान रखना है, और स्ट्रॉन्ग पोर्शन आपको पता होना चाहिए, आपका वीक पोर्शन आपको पता होना चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या आने वाला है एग्जाम में, क्या आ सकता है। उस अकॉर्डिंग उस चीज को ध्यान में रखते हुए, सबसे जरूरी चीज वही है कि आपको उस चीजों को ध्यान में रखते हुए, टाइम को ध्यान में रखते हुए 15 मिनट जो आपको मिलेंगे उस अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन अपनी जारी रखनी चाहिए। ओके ओके। और एक सबसे बड़ा डाउट जो कैंडिडेट्स के माइंड में होता है निखिलेश, वो ये जानना चाहते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स सोचते हैं कि नहीं मॉर्निंग में जल्दी उठ के स्टडी करनी चाहिए, कुछ सोचते हैं कि नहीं लेट नाइट तक स्टडी करनी चाहिए। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है सभी को। जो लेट नाइट स्टडी करते हैं वो ये सोचते हैं कि जो मॉर्निंग में स्टडी कर रहे हैं वो ज़्यादा बेनिफिट ले रहे होंगे, और जो अर्ली मॉर्निंग उठ के स्टडी करते हैं वो सोचते हैं नहीं लेट नाइट तक पढ़ सकते हैं। तो आपने कैसी मतलब स्टडीज अपनाई थी कि आपने जैसे फर्स्ट टाइम ही क्रैक किया था इसको, तो कैंडिडेट्स को आपकी क्या एडवाइस होगी कि वो किस टाइम स्टडी करें, लेट नाइट तक स्टडी करें या अर्ली मॉर्निंग उठ के उसको थोड़ा जल्दी कवर करें, और किस टाइम रिवीजन का शेड्यूल भी रखें? जैसे आपने बताया रिवीजन भी इंपॉर्टेंट टास्क इसमें, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करेगी। जैसे आप बता रहे हैं कि 15 मिनट में ही 25 क्वेश्चन करना है, इट मीन्स 1 घंटे में उनको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो इसमें जैसे आप बताया पजल भी आती है, सिटिंग अरेंजमेंट भी आता है, तो वो नो डाउट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो आप मतलब कौन सा टाइम बेस्ट सजेस्ट करना चाहेंगे कि लेट स्टडी करनी चाहिए उनको या फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के करनी चाहिए, या डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट्स ऑल्सो? तो आप अपनी तरफ से क्या उनको थोड़ा गाइड करना चाहेंगे जो कि आपने अपनाया होगा? चीज पर्टिकुलरली कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करती है, बट मेरा ऐसा मानना है, और जो हमारी बॉडी जिस हिसाब से वर्क करती है, तो मॉर्निंग टाइम हमेशा बेस्ट होता है पढ़ने के लिए, और इवनिंग में हमारी बॉडी थकी होती है, हमारे ब्रेन उस हिसाब से काम नहीं करता है, ऐसा मेरा मानना है। तो उस टाइम नींद आना स्वाभाविक ही है, क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर इस हिसाब से काम करता है। तो रात को आपको बेसिकली रेस्ट करना चाहिए, और अर्ली मॉर्निंग कोशिश अगर आप कर सकते हो तो आपको अर्ली मॉर्निंग स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। उससे क्या आपका एक माइंड फ्रेश रहता है, आप चीजें जल्दी सीखते हो, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। बाकी अगेन कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करता है। कई लोगों को नाइट में स्टडी करना इजी लगता है, या उनका माइंड वहां उस टाइम ज्यादा वर्क करता है, तो वो उस हिसाब से भी स्टडी कर सकते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो जिसको जो कंफर्टेबल जोन है उस हिसाब से स्टडी करनी है। पर ये है आपको स्टडी करनी है, और वो भी कॉन्टिन्यूसली एफर्ट के साथ स्टडी करनी है। टाइम लेके मतलब आपको बैठना नहीं है कि हाँ बैठ गए, उस हिसाब से उसका इफेक्टिवनेस यूज करना है, इफेक्टिव यूज करना है। तो निखिलेश
तो निखिलेश जी, एक सबसे बड़ा डाउट जो कैंडिडेट्स के माइंड में होता है कि मिनिमम कितने आवर्स स्टडी करनी चाहिए किसी भी एफसीआई, नो डाउट एफसीआई को ही नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए, कि मिनिमम 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, सभी कैंडिडेट्स अपने दिमाग में डाउट रखते हैं कि मिनिमम कितने घंटे पढ़ें जितने कि अपने को चाहिए एसेंशियल है किसी भी एग्जाम क्वालिफाई में। अब देखिए, कई कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो कि प्रेजेंट कहीं और वर्किंग है, कहीं और जॉब करते हो, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होगा जितने एज कम्पेयर टू जो कैंडिडेट्स बिल्कुल फ्री हैं, जो ओनली तैयारी ही कर रहे हैं। तो आप कैंडिडेट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि मिनिमम कितनी आवर्स स्टडी होनी चाहिए जिससे कि वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकें, जो आपने भी मिनिमम का आवर्स कुछ रखे होंगे अपने टाइम में? संदीप जी, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आज कभी भी मैटर नहीं करते कि आप कितने घंटे पढ़ने चाहिए। कभी भी आप ये देख के नहीं पढ़ सकते कि मेरे को 10 घंटे पढ़ने हैं या मेरे को 15 घंटे पढ़ने। रादर आपको ये फोकस करना चाहिए कि आज जॉब में है उनको किस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। जो लोग जॉब में होते हैं उनके पास टाइम बहुत कम रिस्ट्रिक्टेड होता है, कि क्योंकि वो सारा दिन तो जॉब में होते हैं, उनके पास मॉर्निंग का टाइम होता है और इवनिंग का टाइम हो पाता है। कई बार इवनिंग का भी नहीं हो पाता, प्राइवेट सेक्टर में जॉब रहती है तो लेट आवर्स तक काम करते। तो उनके लिए ये है कि आप मॉर्निंग में के टाइम को जितना यूटिलाइज कर पाए, और आप अगर आपको इवनिंग का भी टाइम मिलता है तो आप उसको भी यूटिलाइज करें। मॉर्निंग में आप जैसे जीके पढ़ सकते हैं और रीजनिंग या मैथ में से कोई एक टॉपिक कर सकते हैं। सिमिलरली इवनिंग में आप इंग्लिश या कोई और टॉपिक चूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर आपको कौन सा टाइम किस हिसाब से सूट करता है। बट फिर मैं यही एडवाइस करना चाहूंगा कि मॉर्निंग के टाइम आप जीके पढ़े तो मॉर्निंग के टाइम ही पढ़े। ओके, ठीक है निखिलेश। और एक जो सबसे बड़ा डाउट है कैंडिडेट्स को, कि कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि ऐसा नहीं है कि ओनली एफसीआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी अदर एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसे एग्जाम पैटर्न है जो कि एफसीआई से मेल खाते हैं, जो कहीं और प्रिपरेशन कैंडिडेट्स कर रहे हैं, उनका बेनिफिट भी इस एग्जाम उनको मिलेगा, कि जैसे वहाँ की तैयारी भी यहाँ पे उनके काम में आएगी? तो ऐसा क्या पैटर्न मतलब एफसीआई फॉलो करती है अपने एग्जाम्स लेने में जो कि कैंडिडेट्स को हेल्प करे? थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। एफसीआई का जो एग्जाम है जनरली आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। ओके। तो आप असिस्टेंट लेवल पे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क के अकॉर्डिंग लगभग लगभग उसके जैसे ही एग्जाम आएगा आपको। और मैनेजर पोस्ट के लिए आईबीपीएस सीओ के जैसा ही आपको पैटर्न मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि आईबीपीएस कंडक्ट कराता है एग्जाम। तो आईबीपीएस का लगभग लगभग एक जैसे ही कंडक्ट कराता है। तो आप आईबीपीएस क्लर्क को फॉलो कर सकते हो असिस्टेंट के लिए, और मैनेजर्स के लिए आईबीपीएस सीओ को के पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, इट मीन्स निखिलेश आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स जैसे बैंक्स की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की कर रहे हैं, जैसे एसबीआई की कर रहे हैं, तो वो जो वहाँ पे जो स्टडी कर रहे होंगे उन लगभग सेम पैटर्न रहेगा। जैसे आपने बताया आईपीएस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इट मीन्स इसमें। तो काफी हद तक सेम ही रहेगा एग्जाम पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अमूमन उसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते ओके, उसी पैटर्न, सेम पैटर्न रहने वाला है वो वहाँ पे बताना चाह रहे हैं ना? हैं। हाँ, मतलब आप कह सकते ओके। हो ऐसा। हाँ, क्योंकि आईबीपीएस दोनों का एग्जामिंग जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो आईबीपीएस है, तो लगभग लगभग वैसे ही आपको पैटर्न मिलेगा। ओके। और निखिलेश, कई कैंडिडेट्स का ये भी बड़ा डाउट होता है कि सोर्स ऑफ स्टडी क्या हो, मतलब वो कौन सी बुक्स पढ़ें, कहाँ से वो सोर्स लें, और जो टेस्ट सीरीज आपने बताया कि टेस्ट इसमें काफ़ी मैटर करेंगे क्योंकि जो टाइम है वो लेस देन क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 25 क्वेश्चन के लिए आपको 15 मिनट ही मिल रहे हैं, सेक्शनल टाइम भी है। तो सोर्स ऑफ स्टडी उनका क्या, उनको क्लास लेनी चाहिए या फिर उनको बुक्स ले तो किस ऑथर की बुक को रेफ़र करें? और यदि टेस्ट भी आपने बताया टेस्ट भी लगाएं तो कौन सी टेस्ट सीरीज वो फॉलो करें कि उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बुक्स तो बहुत है मार्केट में। तो उनके लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगे जिससे कि वो बिल्कुल एक प्रॉपर वे में अपनी स्टडी कर सकें और कोई मिसगाइडेंस उसको ना हो? जैसे टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है मार्केट में, पर जो आईबीपीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपको वो मिल जाते हैं ऑनलाइन तो आप उसको जरूर सॉल्व करें। और काफी टेस्ट सीरीज मार्केट में चलती है, पर जो बैंक के पैटर्न की है आप उसको फॉलो कर सकते हो, वो ही लगभग लगभग पैटर्न है, तो आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो टेस्ट सीरीज के लिए। अब बुक्स के लिए एज सच तो कोई स्पेसिफिक बुक मैं रेफर नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ फिर ज्यादा जरूरी है आप टॉपिक्स पे फोकस करें। निखिलेश, जैसा कि आपने बताया कि इसमें स्टडी के साथ साथ एक्यूरेसी और स्पीड भी मैटर करेगी, तो जैसे आपने सजेस्ट किया कि आपने भी टेस्ट सीरीज फॉलो की,
तो क्या कैंडिडेट्स को टेस्ट सीरीज फॉलो स्टार्टिंग से टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर पहले अपना सिलेबस कुछ टाइम पे कवर करें और जैसे कंप्लीट सिलेबस हो जाए उसके बाद लास्ट टाइम जाके वो टेस्ट सीरीज लगाएं, और डेली मिनिमम कितने टेस्ट वो लगा के चलें जिससे कि वो बिल्कुल प्रॉपर वे में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए? संदीप जी, एग्जाम में मेन जैसा आपने बताया, और जैसे एग्जाम में मेन चीज है एक्यूरेसी विद इन अ टाइम। तो आपको उस चीज को, अगर आपको टाइम एक्यूरेसी टाइम के अंदर अगर आपको करना है, तो आपको टेस्ट लगाने पड़ेंगे, आपको टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट काफी देने पड़ेंगे। तो उसके लिए काफी वेबसाइट है, आपको ऑनलाइन सर्च करोगे तो मिल जाएगी। और प्रीवियस ईयर के अगर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। पर आप जब प्रैक्टिस करो तो ये फोकस करो, आईबीपीएस के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस पेपर है आईबीपीएस क्लर्क के या बैंकिंग के रिलेटेड, आप उसको फॉलो कर सकते हो इस एग्जाम के लिए। वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। तो आप उस चीज की टेस्ट, उन एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज को आप फॉलो कर सकते ओके, तो निखिलेश जैसे मैंने एक चीज़ और पूछी इसमें कि टेस्ट सीरीज उनको फर्स्ट डे से ही लगा के चलनी है, या पहले उनको सिलेबस कवर करना, जैसे 4 सब्जेक्ट आएंगे, कंप्लीट सिलेबस करने के बाद टेस्ट सीरीज लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, या फर्स्ट डे ऑफ स्टडी से ही टेस्ट? पहले आपको सब्जेक्ट के जो सिलेबस है आपको वो कवर करना चाहिए। जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट सिलेबस कवर होता रहता है, आपको बीच बीच में टेस्ट उस कवर सिलेबस के आपको देते रहने चाहिए, टेस्ट सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज। और जैसे आपका एक बार टॉपिक कवर हो जाए तो आपको टेस्ट लगाने। ओके, इसका मतलब है कि निखिलेश पहले वो अपना सिलेबस कंप्लीट कवर करें और उसके बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें। तो डेली मिनिमम कितने टेस्ट सीरीज वो लगाएं? जैसे एक टेस्ट ही सफिशिएंट है, या 2 या 3 टेस्ट भी लगा सकते हैं आगे जाके जब थोड़ा उनका रिवीजन हो जाए? तो ये मतलब मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट पर डे कितने फॉलो करेंगे आपके अकॉर्डिंग? हेलो, ये निखिलेश कैंडिडेट्स वॉइस आ रही है? कैंडिडेट्स ये भी जानना चाह रहे हैं कि मिनिमम कितने टेस्ट तो डेली लगा के चलें जिससे कि उनका एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी आए और वो इसको क्वालिफाई भी कर पाएँ। तो कोशिश आप करो, दिन की 1-2 टेस्ट तो करने की कोशिश करो। पर अगर आप उससे ज्यादा कर सकते हो तो बेहतर है, पर 1-2 टेस्ट आपको दिन में आप ऑन एन एवरेज देने चाहिए। ओके, और टेस्ट देने के साथ साथ उनको उसका एनालिसिस भी करना चाहिए, जैसे कि उन्होंने जो टेस्ट दिया उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आपको एनालिसिस करना चाहिए कि कितने टाइम में आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो आंसर्स को, और उसमें आपकी एक्यूरेसी कितनी है। जितनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, इट मीन्स उनको ये भी पता चल पाएगा कि किस पॉइंट में वो वीक है, कौन सा टॉपिक उनका वीक रहेगा जहाँ पे क्वेश्चन बार बार उनके गलत हो रहे हैं। इससे वो अपने बिल्कुल बिल्कुल, जो जो आपके टॉपिक वीक है आपको उसको नोट डाउन करना चाहिए, और आपको उससे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए कि ये टॉपिक अगली बार जब आप सॉल्व करो तो वो गलत ना हो। ओके, इट मीन्स निखिलेश ये हुआ कि जैसे फर्स्ट में तो वो अपना पूरा सिलेबस कवर कर लें, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाएं। तो कंप्लीट टेस्ट सीरीज जब लगा लेंगे तो उनकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी उस सब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे भी, और उनकी एक्यूरेसी। आपको बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बूस्ट होता है, और एग्जाम से पहले आपको एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप एग्जाम लिखने जाते हैं, तो आपको एग्जाम में फियर जो होता है टाइम का वो आपके दिल से निकल जाता है। तो वो बहुत जरूरी है। ओके, अच्छा एक चीज़ मैंने और पूछी, जैसे वर्किंग कैंडिडेट्स हैं निखिलेश, जैसे कि कहीं जॉब करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब है, कहीं गवर्नमेंट जॉब में भी वो स्विच करके एफसीएम जैसे आना चाह रहे हैं, तो आप मतलब क्या उनको इस तरीके से गाइड करना चाहेंगे वो किस टाइम स्टडी करें? क्योंकि डे टाइम में तो उनको अपने ऑफिस जाना होता है, तो उनको तो 10, 12, 15 घंटे निकाल नहीं सकते हो। तो वो किस प्लान वे में चलें कि वो भी इस एग्जाम को क्रैक कर पाएँ? जैसा आपने पूछा कि वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए क्या टाइम होना चाहिए पढ़ने का, तो क्योंकि उनके पास टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, तो उनको यही एडवाइस है जितना आप टाइम निकाल सकते हो मॉर्निंग में आफ्टर ऑफिस आवर, उतना जरूरी है आपके लिए। और रेगुलर स्टडी करनी है उनके लिए, बहुत ये चीज जरूरी आती है कि रेगुलर स्टडी, क्योंकि ऑफिस के बाद आने के बाद आदमी काफी बार थक जाता है, वो पढ़ता नहीं है 2-3 दिन, एक दिन पढ़ता है, 2-3 दिन तक नहीं पढ़ पाता। तो उनके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चले, और जितना टाइम वो निकाल सकते हैं उतना टाइम निकाल के पढ़ाई करें। और अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर वो स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली वो एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ओके, इट मीन्स है कि निखिलेश आप कहना चाह रहे हैं कि जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं वो भी मॉर्निंग इवनिंग में थोड़ा टाइम निकाल के चलें, और वो भी अपना सिलेबस करके टेस्ट सीरीज उनको भी लगानी चाहिए, आपके एडवाइस ये? ओके, जरूरी है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम में काफी कॉन्फिडेंस देती है, आपको फियर फैक्टर जो होता है आपका वो काफी कम हो जाता है।
तो टेस्ट ओके सीरीज आपको जरूरी मस्ट है, आपको करना ही करना है सब कुछ। ओके ओके निखिलेश। अच्छा निखिलेश, अब हमने एग्ज़ाम की काफ़ी बात करी, अब जस्ट थोड़ा हम एफसीए के बारे में जानना चाहेंगे कि कई कैंडिडेट्स को मन में काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। जैसे आपने स्टार्टिंग बताया कि एफसीए की वर्किंग जो भी एफसीए करती है, और जैसे इसमें 4 कैडर से फॉर्म निकले थे, डिफरेंट डिफरेंट कैडर से। किसी ने डिपो कैडर फिल किया है, किसी ने जर्नल किया है, किसी ने टेक्निकल किया है, किसी ने अकाउंट्स भी किया है। तो उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, किस तरीके से उनको पोस्टिंग मिलेगी, क्या उनको होम टाउन पोस्टिंग भी मिल सकती है? तो थोड़ा इसके बारे में बताएंगे आप कि एफसीए पोस्टिंग प्रेफरेंस किस तरीके से फॉलो कर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा एफसीए के ऑफिसेज कैसे होते हैं, मतलब ओके कहाँ वर्किंग होती है, जैसे वर्किंग होती है उस अकॉर्डिंग। तो सबसे जो बेसिक ऑफिस होता है एफसीए का वो होता है डिपो, जहाँ अमूमन डिपो कैडर वालों की पोस्ट को पोस्ट किया जाता है। एक सेकंड और एक सेकंड, टेक्निकल कैडर वाले निखिलेश भी डिपो में पोस्ट। निखिलेश डिपो मतलब क्या होता है? डिपो मतलब काफ़ी कंफ्यूजन है कैंडिडेट्स को, डिपो क्या होते हैं? डिपो एक गोडाउन होते हैं आई थिंक, है ना? डिपो, हाँ, जो गोडाउन्स है एफसीए के उसको हम डिपो बोलते हैं। और उसमें जो स्टोरेज होता है अनाज का, वीट, राइस का, बेसिकली एफसीआई दो ही चीजों में डील करती है, वीट और राइस। तो उनके स्टोरेज एरिया होते हैं। तो बेसिक ऑपरेशन जो है एफसीआई का, सिक्योर करना, को मेंटेन करना और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये बेसिक ऑपरेशन है। तो डिपो, जो मेन डिपो होता है, वहां पे डिपो कैडर वालों की और टेक्निकल कैडर वालों की पोस्टिंग की जाती है। डिपो के कंट्रोलिंग ऑफिस होते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, जहाँ जनरली जनरल सेक्शन हो गए आपके, अकाउंट सेक्शन हो गए, कई बार टेक्निकल वालों की भी वहां पे पोस्टिंग होती है। उस उनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के कंट्रोलिंग ऑफिस होते हैं रीजनल ऑफिस, जो पूरे स्टेट में एक होता है, हर स्टेट का एक होता है। रीजनल ऑफिस के कंट्रोलिंग ऑफिस होते हैं जोनल ऑफिस, और जोनल ऑफिस के कंट्रोलिंग होता है हेडक्वार्टर, जो कि दिल्ली में। तो जनरली डिपो और टेक्निकल कैडर वालों को फील्ड में पोस्टिंग मिलती है, तो फील्ड वर्क उनका ज्यादा होता है, और बाकी कैडर को ऑफिस में पोस्टिंग मिल जाती ओके। तो निखिलेश, कैंडिडेट्स को ये बड़ा कन्फ्यूजन है कि जैसे वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं वो, तो उनको प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिलेगी कहाँ पे? जैसे मान लो कोई कैंडिडेट्स यूपी से हैं और यूपी में भी किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो वो चाहेंगे कि उसको उसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल जाए। क्या उसकी पॉसिबिलिटी है कि उसको होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग भी मिल सके? है। देखो, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है आपने एग्जाम कौन से जोन से भरा है। आपने जिस ओके जोन से एग्जाम भरा है, अमूमन आपको उसी जोन में पोस्टिंग मिलती है। जैसे अगर आपने नॉर्थ जोन से फॉर्म भरा है, तो आपको नॉर्थ जोन में जो स्टेट आते हैं आपको वहीं पोस्टिंग। आपने वेस्ट जोन भरा है तो उस अकॉर्डिंगली, और ईस्ट जोन भरा है तो उस अकॉर्डिंगली आपको पोस्टिंग मिलेगी। अब बात ये है आपकी कि आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है या नहीं मिल सकती, ये बड़ा ही डिप्लोमेटिक सा ही क्वेश्चन है। पर जरूरी आप इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि उनको होम पोस्टिंग ही मिलेगी, ओके क्योंकि जब आदमी जिस हिसाब से वैकेंसी होती है ऑफिस में, उस हिसाब से जोनल ऑफिस उनकी पोस्टिंग करता है। पर हाँ, इनिशियली उनसे चॉइस जरूर मांगी जाती है कि आपको कहाँ पे है, पर उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, मेरिट के अकॉर्डिंग, और वैकेंसी जो होती है उस अकॉर्डिंग, और जो पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन की उस अकॉर्डिंग उनको पोस्टिंग है। पर सर्टेनिटी नहीं है, आपको जिस जोन से भरा है आपको उस जोन में आपको कहीं पे पोस्टिंग मिल सकती है। ओके, इसका मतलब है कि कैंडिडेट्स को जितने मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनती है आई थिंक, ऐसा है कि मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही उनको प्रेफरेंस दी जाती है? ऐसा ही होता है। पर उसके अलावा ये भी होता है कि किस ऑफिस में कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उस अकॉर्डिंग को भी काफी तो ध्यान में रखा जाता ओके निखिलेश, और एक सबसे बड़ा डाउट्स जो है मेनली वो गर्ल्स में भी है कि क्या फील्ड पोस्टिंग भी मिल जाती है? गर्ल्स को फील्ड पोस्टिंग ही प्रेफर किया जाता है या फिर ऑफिसर्स की पोस्टिंग मिलती है? इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। है। जनरली गर्ल्स को ऑफिस में रखा जाता है, बट ऐसा नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो फील्ड में भी पोस्टिंग उनको होती है। ऐसा नहीं है कि उनको फील्ड में पोस्टिंग नहीं होती, पर डिपेंड होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। ऑफिस की रिक्वायरमेंट है तो ऑफिस में पोस्टिंग मिलेगी, फील्ड की रिक्वायरमेंट है तो फील्ड में पोस्टिंग। ओके ओके। और निखिलेश, थोड़ा कैंडिडेट्स ये भी जानना चाहेंगे जो उनके मन में डाउट्स हैं कि एफसीए के वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स कितने होते हैं? कितने दिन उनको ऑफिस ड्यूटी करनी होती है? ऑफिस, जोनल ऑफिस और हेडक्वार्टर में 5 डे वीक्स होते हैं,
डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और डिपो में 6 day वीक्स होते हैं, बट सेकेंड सैटरडे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और डिपोज में ऑफ रहता है। तो ये एफसीआई का वर्किंग आवर्स, इस हिसाब से एफसीआई काम। निखिलेश थोड़ा ये भी बताइए कि जैसे एग्ज़ाम से पहले माइंडसेट किस टाइप से कैंडिडेट्स का होना चाहिए, जैसे एग्जाम हॉल में जाने से पहले किस टाइप से माइंड सेट करना चाहिए, जिससे कि कई बार क्या होता है कैंडिडेट जैसे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो थोड़ा सा घबराहट टाइप होने लग जाती है उनको, और वो जाके सब पजल हो जाते हैं एग्ज़ाम में। तो किस टाइप से माइंड सेट करके जाएँ, किस तरीके से वो अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करें, जिससे कि वो जो भी पढ़ के जाएँ कम्प्लीटली वो बिल्कुल एक्यूरेसी से अपने एग्ज़ाम को दे पाएँ और क्रैक भी कर पाएँ। इसके लिए सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जितनी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी एग्जाम में, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बेटर होगा। अमूमन जो कैंडिडेट्स होते हैं वो गलती क्या करते हैं, एग्जाम डे की प्रिपरेशन करते हैं। एक्चुअली हमें एग्जाम डे नहीं, एग्जाम डे बिफोर की प्रिपरेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, कि हमें एग्जाम से 1-2 दिन पहले हमारी तैयारी कैसे होनी, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर वो बेटर होगी तो हम एग्जाम बहुत अच्छे से एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ जा पाएंगे। ओके तो निखिलेश जी जैसे आपने बताया कि एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए उनको कंप्लीट सिलेबस करके जाना चाहिए और टेस्ट सीरीज लगाने जाना चाहिए, तो एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले किस टाइप से वो अपने आप को एक कॉन्फिडेंस लेवल में बनाए रखें, किस टाइप से अपना माइंड सेट रखें जिससे कि उनको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो, बिल्कुल भी माइंड का वो एग्जाम का फियर ना हो, तो किस तरीके से उनको अपना माइंड सेट करके रखना चाहिए? जैसा मैंने बताया कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले की हमारी तैयारी ही डिसाइड करती है कि हम एग्जाम कैसा कर रहे हैं। मीन्स 1-2 दिन नहीं, तैयारी तो पहले की भी काफी इम्पैक्ट करती है, पर 1-2 दिन में जो आपकी स्ट्रेटेजी होती है, आपको क्या पढ़ के जाना है, वो ज्यादा फोकस करता है आपके एग्जाम कैसा आप लिख पाओगे। तो 1-2 दिन जो पहले का है, आपको उस टाइम आपके नोट्स जो आपने बनाए हैं उसका रिवीजन बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए। जो आपने इंग्लिश के लिए नोट्स बनाए हैं, आपने जीके के लिए नोट्स बनाए, आपको नोट्स पे फोकस करना चाहिए। उस टाइम आपको टेस्ट सीरीज कम और आपके नोट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कि ऐसा मैं एग्जाम से पहले करके जाता था। जो मेरे नोट्स थे उस पर मैं काफी फोकस करता था, उनको काफी रिवाइज करता था, और फिर जो टेस्ट सीरीज की जो मेरी फ्रीक्वेंसी उसको थोड़ी सी कम करता था, वो पहले ही मैं करता था। और जो एग्जाम के जो मेरे नोट्स थे उन पे काफी मैं फोकस करता था। ओके ओके ठीक है। तो निखिलेश जैसे हमने जाना एफसीआई के बारे में भी, एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो ओवरऑल हम अपने डिस्कशन में फाइनली के कंक्लूड करके आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैंडिडेट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि समराइज्ड वे में कि स्टार्टिंग से लेकर एज ऑन डेट टुडे से लेके वो एग्जाम डे तक किस वे में चलते रहें रेगुलरली, कि वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट रखें, अपनी तैयारी बिल्कुल बेस्ट कर पाएँ और इस एग्जाम को भी क्रैक कर पाएँ। तो ओवरऑल आप फाइनली क्या इनको एडवाइस देना चाहेंगे एज ए रामबाण? फाइनली मैं यही 3 चीज बोलना चाहूंगा कैंडिडेट्स को: कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट। इन तीनों चीज पे जितना आप फोकस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा एग्जाम के लिए, और आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। आपका फियर फैक्टर काफी कम होगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से अपना 100% दे पाओगे। बी रिलैक्स, बी काम, बी कंसिस्टेंट, बी एक्यूरेट। ये मंत्र मैं जाते जाते अपने कैंडिडेट्स को देना चाहूँगा। निखिलेश जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे, नो डाउट काफ़ी डाउट्स क्लियर किए कैंडिडेट्स के, और भी कोई डाउट्स हो सकते हैं जो कैंडिडेट्स बाद में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में उनका रिप्लाई दें जिससे कि उनके सभी डाउट्स क्लियर हों। तो मैं कैंडिडेट्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और थैंक यू वेरी मच निखिलेश जी अपने इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी, आपने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे जगह दी आने के लिए, मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।